शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी की मेन थीम थी होप, जहां एंडिंग में एक डायलॉग भी आता है, होप इज गुड थिंग और मे बी बेस्ट थिंग एंड गुड थिंग्स नेवर डाई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा होप इज ए डेंजरस थिंग। बड़ी कुत्ती चीज होती है ये होप, क्योंकि होप सिर्फ अकेले नहीं आती, होप के साथ साथ आती है एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ छिपकर आती है होपलेसनेस। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हुए तो फिर होप आ जाएगी, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर यही साइकिल चलती रहेगी। कभी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा, कभी नहीं। और हम सभी में से मोस्टली अपनी लाइफ को इसी होप साइकिल में निकाल देते हैं। हम होप करते हैं कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा बिना लीक हुए। हम होप करते हैं कि इस बार मेरा प्रमोशन हो जाएगा बिना जीभ को मोटी किए हुए। हम होप करते हैं कि इस बार प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होगा तो फैमिली के साथ हॉलीडे मिलेगा। और मैं होप करता हूँ कि मेरी पहली शॉर्ट फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी। ऐसी ही बहुत सी होप लेकर इस होप साइकिल में हम बहुत साल बिता देते हैं, कभी कभी पूरी लाइफ। तो फिर शॉशैंक रिडेम्पशन किस होप की बात करती है? देखो, मैं जितना समझ पाया हूँ यह मूवी दिखाना चाहती है होप की एक्सट्रीम स्टेट को, जिसे रेडिकल होप कह सकते हैं, जो बहुत ही कम लोगों के अंदर आ पाती है। और जब ये होप आती है तब आपको रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ये होप आती है तब आप सभी इंस्टीट्यूशन से निकलना चाहते हो जो आपको रियल सेल्फ बनने से रोकती है, जो आपकी पर्सनल फ्रीडम को रोकती है। वो इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या आपकी 9 to 5 जॉब हो सकती है। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन से निकलना चाहोगे तो आपको गुजरना होगा एक स्ट्रगल और ह्यूमिलेशन से भरे हुए गंदे नाले से। जैसे एंडी जेल से निकलने के बाद एक गंदे नाले से गुजरता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सफिकेशन, अकेलापन और अंधेरा होता है। और उस अंधेरे को मारने के लिए एक ही टॉर्च होती है, वो है रेडिकल होप। और अगर आप उस गंदे नाले से निकल पाए तो आपको वो सारी लेयर्स हटानी होंगी जो आपकी पर्सनल फ्रीडम को रोकती हैं, चाहे वो सोसाइटी का दिया हुआ फियर हो, जेलसी हो, हेट हो, दूसरों से कम्पीट करना हो। जैसे एंडी उस गंदे नाले से निकलने के बाद अपने सारे पुराने कपड़ों की लेयर्स को उतार देता है और फिर वो बारिश फील करता है पर्सनल फ्रीडम की, नए एक्सपीरियंस की, जो उन लेयर्स की वजह से नहीं कर सकता था। तो देखो, अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के इंट्रो में बहुत ज्यादा बकवास हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर के क्रिएटर की चुल बाहर आ ही जाती है और मैं कभी कभी इसको समझाता भी हूँ कि चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी बहुत हो गया मजाक, शेयर करता है सब, मालूम है सब। तो शॉशैंक रिडेम्पशन एंडी डुफ्रेन की स्टोरी से शुरू होती है, जो एक ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बैंकर था और अपनी वाइफ के मर्डर में जेल में आ जाता है, जो उसने किया भी नहीं था। लेकिन शॉशैंक जेल के अंदर आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वह जेल में ही धीरे धीरे अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने लगता है, जहां वो जेल वार्डन नॉर्टन के लिए अकाउंटेंट का काम करता है और सभी जेलर्स को अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न में हेल्प करता है। यहाँ तक कि वह इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है कि वह जेल की लाइब्रेरी को ऐसे सुधारता है जैसे वो खुद की ही हो। और यही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का पहला स्टेप होता है, जहां हम अपनी आइडेंटिटी को खत्म करते हैं। हम अपनी आदतों में, अपने दुखों में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें वो ही चीज अच्छी लगने लगती है जो हमारी एक्सट्रीम फ्रीडम को रोकती है। चाहे वो सोसाइटी हो, कोई आइडियोलॉजी हो, या आपकी 9 to 5 जॉब हो, जहां आप अपनी लाइफ के मोस्टली हाफ आवर्स निकाल दोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी कैपेबिलिटी तो इससे बहुत ज्यादा थी। लेकिन आप कभी किसी बॉस के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए या किसी आइडियोलॉजी के लिए एक तरह की मेंटल स्लेवरी करते रहोगे। और जब आप इससे निकलना चाहोगे तब आपको रूल्स या रेगुलेशन से या थोड़ा सा प्रॉफिट देकर रोका जाएगा। जैसे एंडी को थोड़ी सी बुक भेजकर, या एंडी जब जेल वार्डन से कहता है कि मैं जेल से निकल सकता हूँ क्योंकि टॉमी को किसी और विटनेस के बारे में पता चलता है कि मर्डर किसी और ने किया है, तो जेल वार्डन नॉर्टन उसको नहीं निकलने देता है और टॉमी को भी मार देता है और एंडी को अंधेरे से भरे हुए सेल में बंद कर देता है, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो एंडी उसका काम कैसे करेगा, वो भी फ्री में। और यहीं पर जेल में एक और कैरेक्टर है जो एंडी के अलावा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी रिलेटेबल है, ब्रूक्स का कैरेक्टर। ब्रूक्स जो अपनी लाइफ के लगभग 40 से 50 साल शॉशैंक जेल में दे देता है और पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। और जब वह जेल से छूटकर जाता है तो उसे फ्रीडम फील नहीं होती बल्कि फियर फील होता है, क्योंकि ब्रूक्स ने जेल की दीवारों से दोस्ती कर ली थी। जहां जेल के अंदर उसकी लाइफ लाइब्रेरी में बुक्स के राउंड होती है, वहां उसकी रेस्पेक्ट होती है, लेकिन बाहर ना उसको कोई जानता है ना उसकी रेस्पेक्ट होती है। वह अपनी लाइफ अपने ही हाथों से खत्म कर देता है। ब्रूक्स का सब प्लॉट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी रिलेटेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी ना बुक्स, ना एजुकेशन, ना एजुकेटेड लोगों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कैपिटलिस्टिक माइंड का इंपॉर्टेंस है। और ये सच भी है, इंडिया में किसी भी तरह से पैसे कमाओ, पढ़ो या ना पढ़ो। और एक तरह से देखो तो हम भी किसी न किसी तरह की इनविजिबल दीवारों से गिरे हुए हैं, डर की दीवारों से, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम की दीवारों से, टॉक्सिक रूटीन्स की दीवारों से। ऐसी बहुत सी दीवारों से गिरकर कब हम ब्रूक्स बन जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा और 40-50 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ होते हैं एंडी की तरह। अगर आप देखो तो एंडी भी ब्रूक्स की तरह होने लगता है, लेकिन वो वहाँ सबसे अलग था। वो एजुकेटेड था, वो इंटेलिजेंट था और एक फ्री बर्ड की तरह स्पिरिट रखता था, जो जेल के अंदर भी टेंशन फ्री और साइलेंटली घूमता था। और कभी कभी साइलेंस सोर्स से ज्यादा पावरफुल होती है। जब बॉक्स उस पर हमला करता है तो वो डरता नहीं है, वो किसी से कंप्लेन नहीं करता, वो फाइट बैक करता है। अपने माइंड का यूज करके जेलर हेडली को अपनी तरफ कर लेता है और जेलर हेडली से बॉक्स को पिटवाता है, फिर बॉक्स चल भी नहीं पाता। और यही एंडी की स्टोइक नेचर को दिखाता है। वो सिर्फ उस पर फोकस करता है जो उसके पास होता है। उसके पास होती है इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और टाइम, और वो उसी का यूज करता है। अब देखो तो पर्सनल फ्रीडम
फ्रीडम को पाने के मेनली दो तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी और अपने काम में हार्डवर्क और रेडिकल होप। लेकिन एंडी रेडिकल होप के साथ साथ हार्डवर्क, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलिजेंस इन सब का यूज करता है। एंडी वार्डन के सामने जानबूझकर बाइबल पढ़ता है और उसी बाइबल के अंदर अपनी हथौड़ी को छिपा कर रखता है, जिसकी वजह से वो आजाद हो पाता है। वो अपनी सेल के अंदर पढ़ता है, स्टोन पर आर्ट बनाता है और उसी चीज पर फोकस करता है जिसको वो कंट्रोल कर सकता था। और उसकी यही स्टोइक नेचर आपको सभी एक्ट में दिखेगी, चाहे वो अपने दोस्तों के लिए हेडली से बियर दिलवाना हो, जहां वो खुद बियर नहीं पीता लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी स्माइल होती है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल करना जानते हो तो रेडिकल होप तो होती ही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। और उसकी होप और स्ट्रांग हो जाती है जब वह दीवार पर अपना नाम लिखना चाहता है और दीवार से प्लास्टर गिर जाता है तो फिर वह अपनी जियोलॉजी की नॉलेज को यूज करता है और रेड से रीटा हैवर्ड का पोस्टर मंगाता है ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सके। और वो अपना काम इतनी परफेक्शन के साथ करता है कि उसके दोस्त रेड को पता भी नहीं होता। और उसकी स्टोइक नेचर की वजह से ही वह जेल की लाइब्रेरी को सुधार पाता है और बार बार गवर्नमेंट को लेटर भेजकर न्यू बुक्स मंगा पाता है। और बुक्स आने के बाद वह इटालियन म्यूजिक बजाता है। वो म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो एक तरह का प्रोटेस्ट था कि क्रिएटिविटी और होप को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे वार्डन के रोकने पर एंडी म्यूजिक को और तेज कर देता है। Did you wait too long? इस म्यूजिक को बजाने के बाद वार्डन नॉर्टन उसको कुछ दिनों के लिए अंधेरे से भरी सेल में डाल देता है। तब वह बाहर आता है तो रेड उससे कहता है कि होप इज डेंजरस थिंग। यहाँ दो फिलॉसफीज आपस में टकरा रही होती हैं, क्योंकि रेड सिर्फ होप करता है, रेडिकल होप नहीं। जहाँ वो बार बार पैरोल हियरिंग के लिए जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, उसकी सारी नॉर्मल होप धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और नॉर्मल होप की यही कमी होती है कि वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रेड तो सिर्फ जेल के अंदर सर्वाइव कर रहा था, लेकिन एंडी वहाँ पर रिलीव कर रहा था। वो अपने अंदर की उस रेडिकल होप को बचाए हुए था जिसे कोई जेल कैद नहीं कर सकती, कोई इंस्टीट्यूशन मार नहीं सकता, कोई नॉर्टन जैसा उसे खत्म नहीं कर सकता। रेड अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो होप को बिल्कुल छोड़ देता है। हम कह सकते हैं कि एंडी की फिलॉसफी, रेड की फिलॉसफी एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन रियलिटी को रिकॉग्नाइज किए बिना रेडिकल होप आ ही नहीं सकती। और मूवी के एंड तक आते आते रेड की होप भी रेडिकल होप में बदल जाती है, जहां वो लास्ट टाइम पैरोल हियरिंग के लिए जाता है और 40 साल बाद उसकी पैरोल होती है। एंडी एक छोटी सी हथौड़ी और अपनी रेडिकल होप की वजह से अपने 20 साल के हार्डवर्क से उस जेल से निकल पाता है। हम भी चाहें तो उन सभी इनविजिबल जेल से निकल सकते हैं, अपनी एक्सट्रीम फ्रीडम को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और रेडिकल होप को लाना होगा। जैसे एंडी को जो पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया है तो वो अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मेरे पास दो चॉइस है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। तो वह गेट बिजी लिविंग को चूज करता है। और जब सारे दोस्त सोच रहे होते हैं कहीं एंडी भी ब्रूक्स की तरह अपनी जान ना ले ले, तो वह उसी रात उस जेल से अपनी बनाई हुई टनल से निकल जाता है। उस जेल से निकलते टाइम एंडी अपनी बनाई हुई सारी आर्ट को साथ लेकर निकलता है और टनल से निकलने के बाद वह गुजरता है गंदे सीवर पाइपलाइन से, जो एक मेटाफर है। अगर आपको रिडेम्पशन पाना है, अपनी पर्सनल फ्रीडम पानी है, तो आपको गुजरना होगा एक गंदे नाले से। और उस गंदे नाले से निकलने के बाद आपको सारी पुरानी लेयर्स उतारनी होंगी, जैसे एंडी सारे कपड़े उतारता है और नए कपड़े पहनकर एक ओशियन के पास जाता है। पर्सनल फ्रीडम पाने का यही सीक्वेंस है, पहले गंदा नाला, फिर उससे बड़ा थोड़ा कम गंदा नाला, फिर इन्फिनिट ओशियन, और यही है रिडेम्पशन। अगर इस बात को स्पिरिचुअली सोचो तो हम नेचुरली इन्फिनिट की तरफ जाना चाहते हैं, हम हमेशा इन्फिनिट पावर पाना चाहते हैं, इन्फिनिट फ्रीडम पाना चाहते हैं। और इसी इन्फिनिट को बहुत से लोग ईश्वर भी कह देते हैं। Yeah, can't move flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I can't